I welcome you all to this class. Topic for discussion in this class are accent savings and investment. We also call it planned savings and investment. Then we will discuss about ex post savings and investments. It is also known as actual savings and investment. Then we will also discuss about full employment. After that, we will discuss about voluntary and involuntary unemployment. After that, we will discuss about frictional unemployment, then structural unemployment, and after this, we will discuss about natural rate of unemployment. तो इस क्लास में हम प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Let us discuss about accent savings and investment. So first of all, we will understand about the meaning of this word accent. जो ये accent word हम यहाँ यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि we are talking about something which is planned or intended or desired or voluntary. तो आपको ये मीनिंग इन चीज़ों का याद रखना है कि एक्सेंट को हम किस किस सेंस में यूज़ करते हैं या उसका मतलब क्या होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेंट सेविंग्स. सो एक्सेंट सेविंग्स का मतलब क्या है, क्योंकि एक्सेंट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि ये प्लान्ड होता है या इंटेंडेड होता है, डिज़ायर्ड होता है या वॉलंटरी होता है. तो उस हिसाब से हम एक्सेंट सेविंग्स को प्लान्ड सेविंग्स कह सकते हैं, या इंटेंडेड सेविंग्स या डिज़ायर्ड या वॉलंटरी सेविंग्स हम इसको कह सकते हैं. और इसको कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है और सेवर्स इन द इकोनॉमी. तो इस तरह से जो प्लान्ड सेविंग्स होती हैं उसको हम एक्सेंट सेविंग्स कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. तो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है कि एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये प्लान इन्वेस्टमेंट होता है या इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट होता है, या इसको हम डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ डन बाय द फार्म्स और द प्रोड्यूसर्स. तो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपल सा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज इट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. तो जैसे हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है ऑलरेडी, तो ये जब हमने उसमें एक अप्रोच पढ़ा था, अप्रोचेस तो हमने दो पढ़ी थी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा अप्रोच था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो ये जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं, तो जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो इसका मतलब होता है एक्सेंट सेविंग्स. मतलब एक्सेंट सेविंग इफ इट इज इक्वल टू एक्सेंट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, तो वो एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के अंदर. ये आपको मतलब याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में डिसाइड होता है वो उस पॉइंट पर होता है जहां पर एक्सेंट सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, या इसको हम कहते हैं प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज सेविंग जो है वो कौन करता है. तो ये थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे, कि सेविंग जो है इट इज बीइंग डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, मेनली बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फार्म्स. तो यहाँ पे जो सेवर हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. मतलब सेविंग कोई और करता है और इन्वेस्टमेंट कोई और करता है. नेक्स्ट इज सेविंग इज मेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन बिग अमाउंट्स. तो जो सेविंग होती है, जैसे अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इनकम अर्नर ग्रुप्स होते हैं. मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी है और रिच सेक्शन भी है. तो सबकी जो सेविंग्स हैं वो उनकी इनकम के हिसाब से होती है, अपनी अपनी इनकम लेवल के हिसाब से ही सेविंग्स होती हैं. तो सेविंग जो होती है इट इज़ मेड इन द स्मॉल अमाउंट्स.
छोटे छोटे अमाउंट्स में सेविंग होती है और कुछ लोग बड़ी सेविंग्स भी करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ बीइंग डन मेनली इन द बिग अमाउंट्स। तो स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो हम ये भी एक डिफरेंस इसमें समझ सकते हैं कि सेविंग जो है मेनली स्मॉल अमाउंट्स में होती है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़े अमाउंट्स में होता है। नेक्स्ट इज सेविंग को हम क्यों करते हैं? सेविंग इज मेड फॉर फेसिंग अनसर्टेनिटीज। जो अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ लाइफ होती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन में कभी किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो है वो सेविंग्स की जाती हैं। वाइल इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर प्रॉफिट मेकिंग, जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको प्रॉफिट मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेविंग जो है वो स्पेशली जो फ्यूचर इवेंट्स ऑफ लाइफ है, अनसर्टेन इवेंट्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए सेविंग्स की जाती है और प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एक्स पोस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। जैसे अगर हम बात करें कि एक्स पोस्ट सेविंग्स, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल सेविंग्स। सिमिलरली एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो एक तो होता है प्लान्ड, एक होता है एक्चुअल। जो प्लान्ड है और एक्चुअल है उसमें डिफरेंस हो सकता है। एक्चुअल जो है वो प्लान्ड से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो एक्सपोस्ट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सपोस्ट को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड। तो इन दोनों का जो सम टोटल है दिस इज कॉल्ड एक्सपोस्ट। नाउ व्हाट इज एक्सपोस्ट सेविंग्स? तो जो एक्सपोस्ट सेविंग्स हैं उसका मतलब क्या हुआ फिर? एक्सपोस्ट सेविंग इज द एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी में जो एक्चुअल सेविंग्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट सेविंग्स। ये जो एक्चुअल सेविंग है ये प्लान्ड सेविंग से कम या ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो सिमिलरली एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम क्या कहेंगे? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कि जो एक्चुअली जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान इन्वेस्टमेंट से कम या ज़्यादा हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है प्लानिंग ज़्यादा हुई हो लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सका हो। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो प्लान इन्वेस्टमेंट से कम हो सकता है। या ये भी हो सकता है गिवन कंडीशंस में कि जो प्लान इन्वेस्टमेंट था उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो दैट मीन्स कि समथिंग अनप्लान्ड आल्सो हैपेंड, कि कुछ अनप्लान्ड भी था जो किया गया। तो प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक्सपोस्ट बनता है, एक्चुअल बनता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोस्ट सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही जो है इक्वल होते हैं एक दूसरे के। कहाँ पर? एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम के अलग अलग लेवल्स पर जो है वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं। और ये जो इक्वालिटी है दोनों के बीच में ये किस तरह से मेंटेन होती है? इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय द फ्लक्चुएशंस इन द इनकम। कि जो इनकम में जो फ्लक्चुएशन आती है, जो इनकम में चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एक्सपोस्ट सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट्स दे आर इक्वल टू ईच अदर एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। और क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनकम में फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं। So let us discuss about some concepts related to employment. First of all, we will discuss about full employment. So what is the meaning of full employment? Let us understand about it. Full employment refers to a situation where all those who are able to work and willing to work are getting work to do at the prevailing wage rate in the market. तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति का नाम है
जिसमें मजदूरी की वर्तमान दरों पर वो सभी व्यक्ति जो काम करने के योग्य हैं और काम करने के इच्छुक हैं, उन सबको काम मिल रहा है, उस स्थिति को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, उसको एक क्लरिकल जॉब मिल रही है, वो उस जॉब को कर सकता है, लेकिन वो उस जॉब को करना ही नहीं चाहता। सपोज उसका जो एम है वो एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसका एक स्टेटस सिंबल उसने अपने लिए बना लिया है कि मुझे यही करना है, छोटी जॉब करने ही नहीं है। अब जॉब तो है, उसके लिए वो जॉब अवेलेबल भी है, वो उस काम को करने की योग्य भी है, लेकिन वो इच्छुक नहीं है, तो वो बेरोजगार है। तो उसको हम कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, when one is unemployed because of his own willingness, this is called voluntary unemployment. Next is involuntary unemployment, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं होता है, मतलब बेरोजगार तो है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है बेरोजगार रहने की, बल्कि उसको काम मिल ही नहीं रहा करने के लिए। ही इज विलिंग टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। वो जो मार्केट में मजदूरी की वर्तमान दरें हैं, उस पर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार भी है और वो योग्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, वो उस काम को करने के योग्य हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं लोग, उसको क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट हैपन्स ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स, कि जब कोई अपनी नौकरी में बदलाव करता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना है, और सपोज पहले रिजाइन कर दिया, नई जॉब अभी मिली नहीं है, तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। तो जितने टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज मान लीजिए किसी ने अपना एक पहले जो जॉब थी उस जॉब को छोड़ दिया और सोचा कि हाँ मैं एक बेटर जॉब में जाऊंगा, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और सपोज उसको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन जितने टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड रहा उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट हैपन्स ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स। जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में अपने आप को मतलब चेंज करते हैं अपनी जॉब को, तो उस ड्यूरेशन में जितने टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको आप क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट होता है। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपडेट हो गई टेक्नोलॉजी, और जो पहले से स्टाफ है वो पुरानी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, या सपोज कि किसी के पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है पुरानी टेक्नोलॉजी के था, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अब वो बेरोजगार है। तो जब तक वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी में एडजस्ट नहीं करता है, जब तक वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर लेता है जो लेटेस्ट आई है, तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट टर्म इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी होती है इकोनॉमी में, उस समय भी कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हम ये कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है इकोनॉमी में तो सभी लोगों को काम मिल गया, ऐसा नहीं है। उस स्थिति के अंदर भी कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, मतलब देयर इज अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी स्थिति में भी जब हम कहते हैं कि लेबर मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम है, अगर आपका लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम होने की स्थिति में भी लोग बेरोजगार रहते हैं। और किस वजह से बेरोजगार होते हैं? एक तो होता है कि अगर वो अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, मतलब फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि जब लेबर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम होने की स्थिति में भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, या ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी एक मिनिमम लेवल ऑफ, या एक अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है उसकी स्थिति के अंदर भी, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स, natural rate of unemployment is the rate of unemployment in the economy even when there is the equilibrium in the labor market। उस स्थिति के अंदर भी जैसे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है या स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। So if you find this video, this content meaningful to you, helpful to you, then I'm sure that you will share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.